मित्रों नमस्कार। मित्रों, आज आपसे मैं जिस विषय को लेकर मुखातिब हूँ उसका ताल्लुक़ आज की तारीख से है और आज के माहौल से भी है। मैं कोई भी चीज़ ऐसी नहीं कहूँगा जो आपको इर्रेलेवेंट या अप्रासंगिक या बेतुकी लगे, बेमौसम लगे, वो नहीं होना चाहिए। आज हम बात करेंगे हिंदी के प्रख्यात कवि सुमित्रा नंदन पंत के बारे में। आज के दिन मित्रों 1900 पूरा ही था, उनका जन्म हुआ था। 20 मई 1900 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था और जन्म हुआ था ये बागेश्वर जगह है, आपने उत्तर प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्र अगर देखा है तो उसमें बड़ी एक सुरम्य जगह है, बड़ी खूबसूरत जगह है। अल्मोड़ा का ये इलाका है सारा का सारा। तो वहाँ के एक कौसानी गांव है, बड़ा प्रसिद्ध है, जो कि नेचर की उदात्त क्रीड़ाओं के लिए जाना जाता है कि कुदरत ने यहाँ पर अजीब करिश्मे किए हुए हैं और अपने आप को वो जल्दी से जो भी आता है उसको अपना लेती है, उसको वो खींच लेती है अपनी तरफ, अपनी गोद में आलिंगन में ले लेती है प्रकृति। ऐसे माहौल में इनका, ऐसे गांव में इनका जन्म हुआ था और मित्रों जन्म के कुछ दिनों बाद ही माँ की डेथ हो गई। तो प्रकृति का वो जो एक ही इनके पास बहाना रह गया कि माँ का प्यार मिलेगा तो दरख्तों से मिलेगा, माँ का प्यार मिलेगा तो फूलों से मिलेगा, माँ का प्यार मिलेगा तो पहाड़ों की चोटियों से मिलेगा। तो इन्होंने हर चीज़ में माँ को देखना शुरू कर दिया। ये एक बड़ी अजीब अनुभूति होती है और उसी अनुभूति के तहत इन्होंने ज़िंदगी में एक सौंदर्य बोध एक नए तरीके से सामने आया कि कोई भी व्यक्ति प्रकृति को अपनी माँ, अपनी पत्नी, अपनी प्रेमिका, अपनी बहन, अपनी सहोदरा सब कुछ ही मानता है। ये एक बहुत बड़ी बात होती है और ये एक खूबसूरत बात अपने आप में लगती है कि ये बंदा किस तरह से कल्पना करके जिया होगा, लेकिन वो जिए। और शुरुआत में ये था कि 4 पैसे ठीक ठाक थे, थोड़ी सी ज़मीन भी थी, लेकिन जब थोड़ा सा महात्मा गांधी जी का आंदोलन चला, सहयोग आंदोलन, तो श्रीमान जी उसमें कूद पड़े तो जेल भी हुई और उसी वक्त मुकदमे भी चले और मुकदमों में जो थोड़ी बहुत ज़मीन जायदाद थी वो भी ख़त्म हो गई और सड़क पे आ गए। लेकिन अपनी हाव भाव, अपनी तबीयत, अपनी तरबियत, दोनों बातों को भूले नहीं, प्रकृति से नाता नहीं तोड़ा और मार्क्स से भी प्रभावित रहे। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये वामपंथी विचारधारा के थे, इनको प्रकृति के सामने सारी चीज़ें बराबर लगती थी। प्रकृति गरीब के लिए भी है, अमीर के लिए भी है, समृद्ध के लिए है, बड़े के लिए है, छोटे के लिए। तो एक प्रकार से इन पर मार्क्स का प्रभाव था, गांधी का प्रभाव था ही, और तीसरा अरविंदो का प्रभाव था। ये पांडिचेरी में भी बहुत देर रहे थे, जिसे आप कल आप पुडुचेरी कहते हैं। तो वहाँ अरविंद आश्रम में भी इनका वक्त कटा था, अध्यात्म की ओर भी झुकाव था। लेकिन जो रोमांटिसिज्म था, जिसे हिंदी के साहित्य में छायावाद कहा जाता है, छायावाद का सीधा ताल्लुक पंत से जोड़ा जाता है। छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं, उनमें प्रसाद भी हैं, पंत भी हैं, निराला भी हैं और महादेवी भी हैं। तो पंत उसके एक स्तंभ के रूप में याद किए जाते हैं। और इनका हालांकि माँ का प्यार नहीं मिला, प्रेमिका कोई होगी तो अघोषित होगी, जिसका पता नहीं है। इन्होंने प्रकृति में ही सब कुछ ढूंढ लिया और अविवाहित रहे, शादी भी नहीं की, तो ये है कि पत्नी के रूप में ही प्रकृति को ही देखा। तो प्रकृति को इतना ज़्यादा आत्मसात कर लिया कि इनको लगा कि प्रकृति जो है वो मुक्त नहीं हो रही, अभी भी प्रकृति बहुत सारे बंधनों में बंधी पड़ी है, उसको मुक्ति चाहिए। और तब इनकी कविता बड़ी चर्चित हुई थी कि मुक्त करो नारी को मानव, चिरवंदिनी नारी को। तो नारी इनके लिए कोई स्त्री का रूप नहीं थी, नारी भी प्रकृति का रूप थी। और उसमें भी ये युग युग की निर्मल धारा अगली पंक्ति आती है। तो मतलब ये है कि सिर्फ प्रकृति के चित्रण को ही इन्होंने मानवीकृत पर्सोनिफिकेशन का रूप दिया। ये सबसे बड़ी इनकी देन है। मित्रों, इनके चर्चित संग्रह बहुत सारे आए और पल्लव ग्रंथि, स्वर्ण धूलि, लोकायतन, इनका चर्चित संग्रह, चिदंबरा, कला और बूढ़ा चांद, ये कृतियाँ इनकी, बहुत कृतियाँ इनकी प्रचलित रहीं और बड़ी लोकप्रिय भी रहीं। कुल मिलाकर उन्होंने 28 काव्य संकलन हिंदी साहित्य को दिए। और निराला और इनके बीच में आपस में नोक झोंक अनबन का सिलसिला बहुत चलता था। निराला इनके प्रशंसक भी थे
लेकिन अक्सर झगड़ा करते थे कि तू बहुत कमज़ोर आदमी है, नाजुक सा बंदा है, तू मेरे साथ कुश्ती लड़ नहीं सकता, तो कविता क्या लिखेगा। निराला जी का एक सोच अलग होती थी, वो जब उखड़ जाते थे तो उखड़ जाते थे। दूसरा उनको लगता है क्या ये लटाई सी बाल से बना के आ गया ये बंदा, ये आदमी की बात थोड़ी है कि आदमी को तो एक पुरुष की तरह ना दिखाई देना चाहिए। तीसरा निराला जी का ये आरोप होता था कि इनके जो भी सौंदर्य बोध वाली कविताएं हैं सब पर टैगोर का असर है। और ये बेचारे बहुत ज़्यादा तड़पते, इन्होंने बहुत ज़्यादा वक्तव्य भी दिए, बहुत लेख भी लिखे कि निराला जी मुझे माफ़ कर दो, मैंने टैगोर से प्रभावित होकर कुछ नहीं किया। हाँ, टैगोर को वैसे उनका प्रभाव मेरे ऊपर है, लेकिन मेरी किसी कविता में आप ये कहें कि टैगोर की प्रति छाया है, ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ है मेरा अपना मौलिक चिंतन है, मैंने भोगा है उस यथार्थ को, और प्रकृति को मैंने जिया है, नेचर को जिया है। ये बहुत बड़ी बात होती है। अब कुछ लोग इनकी तुलना अंग्रेजी के कीट से भी करते हैं, कुछ वर्ड्सवर्थ से भी करते हैं, तो ये कल्पनाओं का और ये जो तुलनात्मक अध्ययन का है, ये मामला शोधार्थियों का है, छात्रों का है, इससे हमें क्या लेना देना। लेकिन एक दिलचस्प शख्सियत जो है हमारे सामने थी, इसको याद कर लेना चाहिए। और उनको पद्म विभूषण भी मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला, और ये शायद ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में इनको मिला था, और ये हिंदी के पहले साहित्यकार थे जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो काला कांकर में भी रहे। और मूल रूप से मित्रों ये है कि हिंदी के साहित्यकार छायावाद के एक स्तंभ, लेकिन हिंदी इनका मूल विषय नहीं था, ना अध्ययन का और ना ही पढ़ने पढ़ाने का, सिर्फ लेखन का विषय था। मूल रूप से ये संस्कृत के विद्वान थे, संस्कृत में ही पढ़ाते रहे, संस्कृत को ही जीते रहे, और इनका सीधा सरोकार व्यावसायिक रूप से हिंदी से नहीं था, लेकिन जो कुछ लिखा वो हिंदी में लिखा। आज भी मित्रों कभी उस इलाके में जाएं, उस सुरम्य इलाके में जाएं, तो आप उस गांव में जो इनका कौसानी गांव है, वहाँ इनका स्मृति स्थल बना हुआ है। वहाँ इनकी सारी चीज़ें, इनकी हस्तलिखित पांडुलिपियाँ, वो सारी की सारी वहाँ पर हैं। हाँ, एक बार मैं आपसे उल्लेख करना भूल गया बीच में। उल्लेख इतना ही कि एक बार मुझे दिल्ली में इनको प्रणाम करने का मौका मिला, तो प्रणाम करते मैंने कहा गुरुदेव एक आपसे प्रश्न पूछ लूँ, तो कहने लगे पूछो, निसंकोच पूछो। तो मैंने कहा ये बालों का जो स्टाइल है इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? ये नेचुरल तो है नहीं, लेकिन कहीं तो प्रेरित आप हुए होंगे। कहने लगे हाँ, ये बात तुमने दिलचस्प पूछी। और मैं नेपोलियन की प्रतिमाएं देखता था, नेपोलियन के चित्र देखता था, मुझे नेपोलियन के बाल बड़े अच्छे लगे थे, और मैंने तब से बनाना शुरू किया। फिर ये मुझे अच्छे लगने लग गए और मैंने इन्हें अपना ही लिया। तो नेपोलियन से प्रभावित हुए। दूसरी बात जो दिलचस्पी वाली आपकी हो सकती है कि अमिताभ बच्चन का जब जन्म हुआ तो हरिवंश राय और तेजी बच्चन दोनों ने कहा कि इसका नामकरण आप कीजिए। तो उसका नाम अमिताभ ये सुमित्रानंदन पंत ने दिया था। तो ये एक नामकरण के बारे में भी एक दिलचस्प बात है कि अमिताभ नाम जो है ये सुमित्रानंदन पंत ने ही दिया था। और एक अंतिम बात ये है कि जो हमारा टीवी का जो प्रारूप आरंभ हुआ, तो उस वक्त भारत सरकार ने बहुत सारे लोगों से सुझाव मांगे। तो उस वक्त इसका नाम दूरदर्शन जो है वो भी पंत जी का प्रस्तावित था। तो दूरदर्शन नाम इन्होंने दिया, अमिताभ को अमिताभ का नाम दिया, और हिंदी साहित्य को अद्भुत व्यक्तित्व से संवारा, सजाया। ये बहुत बड़ी बात होती है। ऐसी महान विभूति को याद कर लेना चाहिए। 1973 में इनका निधन हो गया था, चले गए थे हमसे, लेकिन जितनी उम्र भोगी एक प्रतिष्ठा के साथ भोगी, ये बहुत बड़ी बात होती है। शुक्रिया दोस्तों।